Okay. What's up guys? I hope you are having a good time. लास्ट वीडियो में अपन ने सेक्शन अपना रूल 42 एंड रूल 43 अपन ने देखा था, ठीक है। अभी अपन देखते हैं अपने ये वाले वीडियो में सेक्शन 18 रूल 44 एज वेल एज तुमको आईटीसी के सम सॉल्व कैसे करने हैं उसके जो 5 बेसिक स्टेप्स है वो अपन ये वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चल सेक्शन 18 देखते हैं। सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 बोलता है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और स्पेशल केसेस, ठीक है। मतलब क्या कि ये 4 केस ऐसे है ना जिस केसेस में तुमको आईटीसी मिलेगा। किसका आईटीसी मिलेगा? आईटीसी ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, हेल्ड इन स्टॉक, ठीक है। अभी देख ये 4 स्टेप देखने से, ये 4 केसेस देखने से पहले एक लॉजिकल बात करते हैं। देख मैं ना एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैंने जो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है वो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कल ही अपन ने देखा था, अपना लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, ठीक है। लास्ट वीडियो में रूल 42 में क्या बोला है? अगर तुम इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज, या रूल 43 क्या बोलता है? अगर तुम कैपिटल गुड्स, ठीक है, इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करते हो, ठीक है, तो तुमको उसके ऊपर तुमने जो भी टैक्स पे किया तुमको वो टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? लाइकवाइज अगर मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं तो मैंने कोई इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स लिए रहेंगे, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया रहेगा, मुझे उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आया? इधर देख मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूं। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है अगर तू कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनल रेट पर टैक्स पे कर रहा है तो तुझे कोई भी इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो रजिस्ट्रेशन के बेसिक्स में अपन ने देखा था इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड आई एम नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स एंड अवेल आईटीसी बेनिफिट्स। या फिर ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन, एग्जाम सप्लाईज, ये सारे केसेस यहाँ पर कवर्ड है। ये क्या बोलता है कि अगर तेरे पास कोई भी स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक, ठीक है, अगर तेरे पास कोई भी स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर तूने टैक्स पे किया, तूने उसका क्रेडिट अवेल नहीं किया, क्यों? क्योंकि तू रजिस्टर्ड नहीं था, या तू कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था, या फिर तू एग्जाम सप्लाई कर रहा था, इसलिए तेरे को आईटीसी नहीं मिला, तो तू उन इनपुट्स या कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले सकता है। कब ले सकता है? ये 4 केसेस में ले सकता है। प्रीटी मच लॉजिकल। पहले 2 केस तेरे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड है, दूसरा 2 केस तेरा सप्लाई रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्या बोलता है कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं और मैंने फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के एग्जैक्टली 1 दिन पहले मेरे पास जो भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स पड़ा है जिस पे मैंने टैक्स पे किया था और उसका क्रेडिट नहीं लिया था, मैं उसका आईटीसी ले लूंगा। आईटीसी ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। स्टॉक कभी का? इमीडिएटली 1 दिन पहले का। वो दिन कौन सा है? तो अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज अप्लाई किया तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के 1 दिन पहले मेरे पास जो भी इनपुट्स पड़ा होगा उस पे जो भी आईटी टैक्स मैंने पे किया रहेगा उसका मैं आईटीसी ले लूंगा। अगर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता हूं अंडर सेक्शन 25(3) तो मेरे एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के इमीडिएटली 1 दिन पहले मेरे पास अगर कोई भी इनपुट्स इन स्टॉक पड़ा है जिस पे मैंने टैक्स पे किया लेकिन उसका आईटीसी नहीं लिया, तो मैं उसका आईटीसी अवेल कर लूंगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम, मैं कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आ गया, तो जिस दिन मैंने कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करना बंद किया या जिस दिन मैंने नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना चालू किया उसके इमीडिएटली 1 दिन पहले मेरे पास अगर कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स इन स्टॉक पड़ा है जिस पे मैंने टैक्स पे किया था बट ड्यू टू कंपोजिशन स्कीम आईटीसी अवेल नहीं किया, उसके ऊपर भी मैं आईटीसी ले लूंगा। या जिस दिन मैं एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट करता हूं, उस दिन मेरे पास अगर कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा है जिस पे मैंने टैक्स पे किया था लेकिन आईटीसी नहीं लिया था, क्यों? बिकॉज आई वाज सप्लाइंग एग्जाम सप्लाईज, तो उस केस में भी मैं आईटीसी ले लूंगा, ठीक है। इधर देख पहला 2 रजिस्ट्रेशन केस। रजिस्ट्रेशन के केस में तुमको कैपिटल गुड्स अगर स्टॉक में पड़ा है और उस पर अगर तुमने टैक्स पे किया तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इधर देख अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज
इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पॉइंट ऑफ लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ में आया कैसे रीड करना है? इफ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पॉइंट ऑफ लायबिलिटी। पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के पहले अगर मेरे पास कोई भी इनपुट्स पड़ा है स्टॉक में जिसका मैंने आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तो अब अगर मैंने विद इन 30 days फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के पहले कोई भी इनपुट्स पड़ा है जिस पे मैंने पहले आईटीसी नहीं लिया था, मैं उस पे अभी आईटीसी ले लूंगा। समझ में आ गया? लाइकवाइज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25(3) क्या बोलता है? इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक on the date immediately preceding the actual date of registration। actual date of registration से पहले एक दिन पहले जो भी मेरे पास इनपुट्स पड़ा है स्टॉक में जिस पे मैंने आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे ही मुझे मिल जाएगा उसके बाद मैं एक दिन पहले जो भी इनपुट स्टॉक में पड़ा है उसका आईटीसी ले लूंगा। ceases to pay tax under composition scheme or concessional rate, inputs capital goods held in stock on the date immediately preceding the date he ceases to pay tax under section 10, मुझे ITC मिल जाएगा। And last, ceases to provide exempt supplies, avail ITC on inputs capital goods held in stock on the date immediately preceding the date he ceases to supply exempt supplies। कर लो, ठीक है। ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड रजिस्ट्रेशन केसेस में क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा। सप्लाई के केस में कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी अवेल, कितना आईटीसी मिलेगा? इज इक्वल टू एक्चुअल आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर कैपिटल गुड्स यूज्ड बिफोर नॉर्मल स्कीम टैक्सेबल सप्लाईज। कन्वर्जन के पहले मैंने जितना पार्ट यूज किया ना कैपिटल गुड्स का, इट इज अज्यूम्ड के उतना आईटीसी भी मैंने कंपोजिशन या एग्जाम सप्लाई पे दे दिया, देयरफॉर मेरे को उतना पार्ट ऑफ आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नो आईटीसी इन एनी केस आफ्टर 1 year फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस एंड नो आईटीसी इन एनी केस आफ्टर रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। कॉमन टाइम लिमिट के बाद तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। 1 साल फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस इन एनी केस आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आता है डिटरमाइन, तुमको अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कितना आईटीसी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो तुमको सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। डेट ऑफ इनवॉइस के 1 साल बाद आईटीसी नहीं मिलेगा, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इनवॉइस नहीं है, टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, सेक्शन 16 तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक्शन 16 की 4 कंडीशन है ना, वो तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर रिटर्न कब फाइल किया, एनुअल रिटर्न या सितंबर का रिटर्न कब फाइल किया, ये भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। देख सेक्शन 18 वापस देख लेते हैं। सेक्शन 18 क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस 4 स्पेशल केसेस, 2 रजिस्ट्रेशन के 2 सप्लाई के। पहला केस क्या बोलता है कि अगर पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के विद इन 30 days मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी से इमीडिएटली एक दिन पहले मेरे पास अगर कोई भी इनपुट स्टॉक में पड़ा है जिस पे मैंने टैक्स पे किया था और उसका आईटीसी अवेल नहीं किया था बिकॉज मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तो उस इनपुट का मैं आईटीसी अवेल कर सकता हूं। नेक्स्ट क्या बोलता है? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे पास अगर कोई इनपुट्स पड़ा है इन स्टॉक जिस पे मैंने आईटीसी अवेल नहीं किया था क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद मैं उस पे आईटीसी अवेल कर सकता हूं। नेक्स्ट 2 सप्लाई रिलेटेड है, कंपोजिशन स्कीम एंड एग्जाम सप्लाई। सीजीज टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब मैं कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम पे आ रहा हूं, तो जिस दिन मैंने कंपोजिशन में टैक्स पे करना बंद कर दिया उस दिन मेरे पास अगर कोई भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा है जिस पे मैंने आईटीसी नहीं लिया था क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था, तो मुझे उस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा जब भी मैं नॉर्मल स्कीम में आऊंगा। लाइकवाइज एग्जाम से टैक्सेबल में आ गया, तो जिस दिन मैंने एग्जाम सप्लाई करना बंद कर दिया उस दिन मेरे पास अगर कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा है जिस पे मैंने आईटीसी नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा था, देयरफॉर मैं उसका आईटीसी अभी ले सकता हूं बिकॉज मेरा एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आईटीसी इनपुट्स पे तो नॉर्मल जितना है उतना ही मिल जाएगा। हाउएवर कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी कैसे मिलेगा? इट विल बी अज्यूम्ड के डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ कन्वर्जन तक। कन्वर्जन मतलब फ्रॉम कंपोजिशन टू नॉर्मल और फ्रॉम एग्जाम टू टैक्सेबल। डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ कन्वर्जन तक तुमने वो कैपिटल गुड्स कंपोजिशन या फिर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है, इसीलिए उतने पार्ट का आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? बरोबर। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन के केस में कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं है, सप्लाई के केस में कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिलेगा।
इन एनी केस डेट ऑफ इनवॉइस के 1 साल बाद तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, एंड इन एनी केस आफ्टर रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर के बाद तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। एक बार इसको फटाफट पॉज कर ले वीडियो को और ये कॉपी कर ले। इसके बाद अपन सेक्शन रूल 44 देखेंगे, अदर पॉइंटर्स देखेंगे, 5 स्टेप्स देखेंगे टू सॉल्व आईटीसी सम एंड खत्म। ठीक है, वीडियो को पॉज कर और इसको फटाफट कॉपी कर ले। चल चल लिख लिया। सेक्शन 18 में अपन ने ना सप्लाई केस देखा था। सप्लाई केस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब तुमको आईटीसी मिलेगा इन सच केसेस। कौन सा केस था वो? जब तुम कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम पे आते हो या जब तुम एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाईज में आते हो। ठीक है, रूल 44 क्या बोलता है कि अगर उल्टा हो गया तो, उल्टा मतलब क्या कि मैं नॉर्मल से कंपोजिशन में चला गया, मैं नॉर्मल से कंपोजिशन में चला गया या फिर मैं टैक्सेबल से एग्जाम में चला गया, तो उस केस में क्या होगा भैया? उस केस में तो फिर जहां पहले सेक्शन 18 में मैं आईटीसी ले रहा था, तो अब अगर उल्टा हो रहा है तो मुझे आईटीसी जो बैलेंस है वो पे भी तो करना पड़ेगा। देख, सेक्शन 18 क्या बोलता है? मैं नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम पे आ गया, तो जब तक मैं कंपोजिशन में था तब तक मैंने आईटीसी नहीं लिया, अब बैलेंस जो भी है उसका आईटीसी ले लूंगा। रूल 44 क्या बोलता है? मैं नॉर्मल से कंपोजिशन में गया, उल्टा, तो जब तक मैं नॉर्मल में था तब तक आईटीसी ले रहा था। अब जैसे ही मैं कंपोजिशन में आ गया, अब मेरे को आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो देख, रूल 44 क्या बोलता है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी। मैंने जितना आईटीसी लिया था उसमें से जितना नॉर्मल स्कीम में था तब तक जितना इनपुट यूज किया उतना आईटीसी अवेल कर लिया। अब मेरे पास जो भी स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक पे मैं ऑलरेडी आईटीसी ले चुका हूं, बराबर? मैं ऑलरेडी आईटीसी उस पे ले चुका हूं। अब मैं क्या कर रहा है? नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में जा रहा हूं, तो जो आईटीसी मैंने लिया ऑलरेडी उसका जो भी मेरे पास इनपुट स्टॉक में पड़ा है या कैपिटल गुड स्टॉक में पड़ा है, मुझे उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी अलाउड नहीं है। ये लगा दो क्या? इधर देख, रूल 44 क्या बोलता है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मेरे को करना क्या है? डेबिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दैट इज रिवर्सल अमाउंट बाय, कितना अमाउंट रिवर्स करना है मुझे? आईटीसी टेकन ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। जितना भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स मेरे पास स्टॉक में पड़ा है उस पे जितना आईटीसी लग रहा है उतना अमाउंट मेरे को रिवर्स करना है। कब रिवर्स करना? ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही स्टार्ट्स पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट। मैं जिस दिन कंपोजिशन स्कीम में कंसेशनल रेट में टैक्स पे कर रहा हूं उसके एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे पास अगर कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा है जिसपे मैंने आईटीसी अवेल किया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा था, तो मुझे उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूं। समझ में आ गया? डेबिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दैट इज बाय रिवर्सल अमाउंट। कितना अमाउंट रिवर्स होगा? आईटीसी टेकन ऑन इनपुट्स कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही स्टार्ट्स पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने से पहले एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे पास जो भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स है जिस पे मैंने आईटीसी अवेल किया था उतना आईटीसी मेरे को डेबिट करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट लेजर में। दैट इज वो मेरा रिवर्सल अमाउंट हो गया। सेम इधर भी चला जाएगा। जिस दिन मैंने एग्जाम सप्लाई प्रोवाइड करना चालू कर दिया उसके एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे पास अगर कोई इनपुट्स या कैपिटल गुड्स स्टॉक पे पड़ा है जिस पे मैंने आईटीसी लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि मैं तभी टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा था, तो मुझे उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि मैं अभी एग्जाम सप्लाई कर रहा हूं। गिला डोके हाथ देख, नीचे देख। अगर कैपिटल गुड्स है, अगर मेरे पास स्टॉक में कैपिटल गुड्स है, सेक्शन 18 में अपन ने क्या देखा था? कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी लेस 5% पर क्वार्टर यूज्ड बिफोर कन्वर्जन। बिफोर कन्वर्जन म्हणजे बिफोर कन्वर्टिंग फ्रॉम कंपोजिशन टू क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल स्कीम, या फ्रॉम एग्जाम टू टैक्सेबल। तो जितना आईटीसी लिया था उसमें से 5% पर क्वार्टर मैंने माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? अज्यूमिंग कि उतना पार्ट मैंने कंपोजिशन स्कीम या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था, तो उतना पार्ट का आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा, बैलेंस मुझे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 18। सेक्शन रूल 44 क्या बोलता है? सेम आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर तो माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि उतना आईटीसी तुमको मिलेगा अज्यूमिंग कि तुमने उतना पार्ट कैपिटल गुड्स का नॉर्मल स्कीम या फिर टैक्सेबल सप्लाई में यूज कर लिया।
बैलेंस जो भी है वो रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्सल अमाउंट कितना है? If capital goods pay amount, that is reversal amount, is equal to ITC less 5% per quarter used before composition or exempt supplies, इतना ITC माइनस हो जाएगा, बैलेंस जो भी है वो रिवर्स हो जाएगा, और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। ट्रांजैक्शन वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका जीएसटी रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू को जीएसटी रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तुमको टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू मिल जाएगा। तो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और ITC लेस 5% पर क्वार्टर यूज्ड बिफोर कन्वर्जन व्हिचएवर इज हायर, उतना अमाउंट मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करना म्हणजे काय? रिवर्सल मतलब दैट अमाउंट विल बी एडेड टू माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। समझ गया? ठीक है, क्लियर है? अभी देख, कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ अपन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, 5 इयर्स है या फिर 60 मंथ्स है। एक काम कर, वीडियो को पॉज कर, नहीं तो एक रुक, सेक्शन 18 और रूल 44 एक बार वापस देख ले। देख, सेक्शन 18 में 4 केस है, 2 रजिस्ट्रेशन के, 2 सप्लाई के। रजिस्ट्रेशन वाला केस क्या बोलता है? अगर पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के विदिन 30 डेज मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया, तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे पास कोई भी इनपुट्स अगर स्टॉक पे पड़ा है जिसपे मैंने आईटीसी नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि मैं तभी रजिस्टर्ड नहीं था, देयरफॉर मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलते ही उस इनपुट का आईटीसी भी मिल जाएगा। 25(3) नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन में सेकंड पार्ट बोलते हैं सेक्शन 25(3), अगर मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता हूं तो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पहले जो भी मेरे पास इनपुट्स पड़ा है, उस इनपुट्स पे जितना भी आईटीसी है मेरे को, उस जितना भी टैक्स मैंने पे किया था मेरे को उसका आईटीसी मिल जाएगा। सेक्शन 18 के नेक्स्ट 2 केसेस जो सप्लाई वाले केस है, वो सप्लाई वाले केस क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। अवेलेबिलिटी मतलब क्या? मेरे को आईटीसी कब मिलेगा? तो जब मैं कंपोजिशन से नॉर्मल में आता हूं तब मिलेगा, जब मैं एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आता हूं तब मिलेगा। रूल 44 क्या बोलता है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी। रिवर्सल ऑफ आईटीसी मतलब मैंने ऑलरेडी आईटीसी अवेल कर लिया, लेकिन अब मेरे को आईटीसी नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब मैं नॉर्मल से कंपोजिशन में जाता हूं और जब मैं टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जाता हूं। ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं, लॉजिक दिमाग में साफ रखना। अवेलेबिलिटी, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट अवेलेबिलिटी। तो आईटीसी कब मिलेगा? कंपोजिशन में हूं तब मिलेगा कि नॉर्मल में हूं तब मिलेगा? नॉर्मल में हूं तब मिलेगा। तो उस केस में फ्रॉम कंपोजिशन टू नॉर्मल याद रखना, या फ्रॉम एग्जेम्प्ट टू टैक्सेबल। रूल 44 रिवर्सल होगा। रिवर्सल मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी कब नहीं मिलेगा? जब मैं कंपोजिशन में हूं। तो फ्रॉम नॉर्मल टू कंपोजिशन याद रखना एंड फ्रॉम टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट याद रखना। बाकी सब कुछ सेम है अगर तुम देखोगे तो मोर और लेस। समझ में आ गया? वीडियो को पॉज कर और इसको फटाफट लिख ले। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं एंड लास्ट तुम्हारा 5 स्टेप्स टू सॉल्व द आईटीसी सम्स देखेंगे एंड चैप्टर खत्म। ठीक है, वीडियो को पॉज कर और इसको फटाफट लिख ले। चल लिख लिया? अभी देख 5 बेसिक स्टेप्स देखते हैं अपन। अगर तुमको बेसिक आईटीसी का सम सॉल्विंग आता है, लाइक बेसिक सम्स मतलब इनपुट वाला, इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स वाला कैलकुलेशन नहीं, रिवर्सल वाला कैलकुलेशन नहीं, बेसिक सम, पेमेंट ऑफ टैक्स और आईटीसी, कितना आईटीसी मिल रहा है, कितना तुम पेमेंट कर रहे हो, ब्लॉक क्रेडिट वाला भी नहीं। ठीक, उस बेसिक सम को सॉल्व कैसे करने का? देख, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो बेसिक आईटीसी वाला सम है? तुमको क्वेश्चन में सेल्स का डेटा दिया रहेगा, तुमको क्वेश्चन में परचेज का डेटा दिया रहेगा, सेल्स पे कितना जीएसटी रेट से वो दिया रहेगा, परचेज पे कितना जीएसटी रेट से वो दिया रहेगा, क्वेश्चन में ओपनिंग क्रेडिट तुमको दिया रहेगा। ठीक है, उस बेसिस पे तुम ये डिसाइड करोगे कि ये बेसिक आईटीसी वाला सम है। अगर बेसिक आईटीसी वाला सम है तो 5 स्टेप्स है। 3 स्टेप अपन अभी देखेंगे ये चैप्टर में, ये वीडियो में। बैलेंस 2 स्टेप है ना, वो अपन पेमेंट ऑफ टैक्स का जब वीडियो बनाएंगे ना तो वो वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इधर देख, सबसे पहले तुमको क्या करना है? सबसे पहले तुमको कितना ग्रॉस टैक्स पे करना है वो कैलकुलेट करना है। ग्रॉस टैक्स पेएबल मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स ऑन सेल्स। तो स्टेप 1 क्या बोलता है? कैलकुलेट जीएसटी पेएबल ऑन सेल्स। ठीक है, जीएसटी पेएबल ऑन ऑल सेल्स, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट जितने भी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी का अलग अलग कॉलम बना के उस कॉलम में रिस्पेक्टिव टैक्स अमाउंट लिख देना ऑन सेल्स। स्टेप 2 कैलकुलेट जीएसटी ऑन ऑल परचेजेस। कैलकुलेट जीएसटी ऑन ऑल परचेजेस, तुमने जितना भी परचेज किया है उस पे जीएसटी पे किया है वो कैलकुलेट करो। क्यों? बिकॉज दैट इज योर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो तुमको आगे माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप 3 माइनस ओपनिंग आईटीसी, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लस टैक्स पेड ऑन परचेजेस टुगेदर। ठीक है, ओपनिंग आईटीसी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, टैक्स पेड ऑन परचेजेस ये अपन ने पॉइंट 2 से आइडेंटिफाई कर लिया।
नेक्स्ट क्रॉस यूटिलाइजेशन, और लास्ट इफ नेगेटिव बैलेंस है तो कैरिड फॉरवर्ड, पॉजिटिव बैलेंस है तो नेट टैक्स पेएबल। ये दोनों पॉइंट अपन पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में करेंगे। क्रॉस यूटिलाइजेशन एंड कैरिड फॉरवर्ड नेट टैक्स पेएबल वाला पार्ट अपन पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। अभी बेसिक फंडा समझ ले करना क्या है, ठीक है। अभी 3 स्टेप पे फोकस कर। पहला स्टेप, जितना मैंने सेल्स किया है वो सेल्स पे जो भी जीएसटी बनता है वो जीएसटी सारा कैलकुलेट कर ले। सेकेंड स्टेप, जितना मैंने परचेज किया वो परचेज पे जितना टैक्स पे किया है वो टैक्स कैलकुलेट कर ले, क्यों? क्योंकि वो मेरा आईटीसी है। थर्ड स्टेप, जो मेरा ओपनिंग क्रेडिट है, ओपनिंग आईटीसी, वो प्लस स्टेप 2 में मैंने जो भी टैक्स पे किया है वो उन दोनों का टोटल वो कैलकुलेट कर ले। समझ में आया? ए देख, ए बी सी अपन है ना बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्यों बी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिकॉज इस एग्जांपल में बी इज द ओनली पर्सन जिसने परचेज भी किया है और सेल्स भी किया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए ने खाली सेल किया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईसी, एंड कंज्यूमर ने खाली परचेज किया है। बी इज द ओनली पर्सन जिसने परचेज भी किया, सेल्स भी किया, ठीक है। देख, ए क्या करता है, ए सेल करेगा 10,000 का गुड जिसपे उसने 1,000 का जीएसटी चार्ज किया। बी ने परचेज कितना किया? बी ने परचेज कितना किया? 10,000 का, उस पे जीएसटी कितना पे किया? 1,000। नेक्स्ट, बी ने आगे बेचा कितने में? 5,000 का वैल्यू एडिशन करके 15,000 में बेचा, उस पे टैक्स कितना कलेक्ट किया? 1,500। सेल कितना किया? 15,000, उस पे जीएसटी कितना आया? 1,500। मेरे पास ओपनिंग आईटीसी कितना पड़ा है? 100, ठीक है। मेरे पास सारा डेटा आ गया क्वेश्चन से। अब मैं क्या करता हूं, पहले स्टेप 1 क्या बोला? कैलकुलेट टैक्स पेएबल, कैलकुलेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज ग्रॉस टैक्स पेएबल, दैट इज जीएसटी ऑन सेल्स। तो मेरा सेल्स कितना है? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स कितना है? 15,000। 15,000 में जीएसटी कितना? 1,500। तो मैंने स्टेप 1 लिख लिया, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 1,500। स्टेप 2 क्या बोलता है? कैलकुलेट आईटीसी ऑन परचेजेस। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कितना है? 10,000। 10,000 पे जीएसटी कितना है? 1,000। 1,000 मेरा क्या हो गया? आईटीसी। स्टेप 2 आईटीसी 1,000। स्टेप 3 क्या बोलता है? ओपनिंग आईटीसी प्लस सेकंड स्टेप में जो टैक्स पे किया वो उसका टोटल माइनस कर लो। ओपनिंग आईटीसी कितना है? 100। तो 100 प्लस स्टेप 2 में जो मैंने कैलकुलेट किया था 1,000, टोटल कितना हो गया? 1100। 1100 मैंने माइनस कर दिया, बैलेंस कितना बचा? 400। स्टेप 4 क्या बोलता है? क्रॉस यूटिलाइजेशन। स्टेप 5 क्या बोलता है? नेगेटिव है तो कैरिड फॉरवर्ड, पॉजिटिव है तो नेट टैक्स पेएबल। समझ में आ गया? इधर देख, मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव मिल रहा है। मेरे को 1,500 पे करना था, मैंने 1,100 माइनस कर दिया, बैलेंस कितना पेएबल आ गया? 400। यही अगर 1,100 की जगह पे 1,700 होता तो मैं 1,700 माइनस करता, 200 मेरा बैलेंस होता, नेगेटिव में होता। क्यों? पेएबल कितना है? 1,500, मैंने माइनस कितना किया? 1,700। तो नेट पेएबल कितना है? नेगेटिव 200। तो वो क्या हो जाएगा? कैरिड फॉरवर्ड। अभी इस 400 का या तो मैं आगे क्रॉस यूटिलाइजेशन करूंगा या फिर नेट टैक्स पेएबल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ये अपन पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में देखेंगे। समझ में आ गया? ये तुम्हारा बेसिक फंडा है। इन एनी केस पेमेंट ऑफ टैक्स में अपन ये 3 स्टेप तो देखेंगे ही, उसके बाद वापस ये 2 स्टेप देखेंगे। क्लियर है? वीडियो को पॉज कर और इसको फटाफट लिख ले। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, अदर पॉइंटर्स देखेंगे। अदर पॉइंटर्स के बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको पॉज करके एक बार फटाफट लिख ले। चलो, देख, कुछ 5-6 पॉइंट्स है, ये लास्ट फ्यू पॉइंटर्स है तुम्हारे आईटीसी चैप्टर के। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। इधर पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर सेल अमालगमेशन है, ट्रांसफर है, डीमर्जर का केस है। ट्रांसफर, अमालगमेशन, डीमर्जर का केस मतलब क्या? अमालगमेशन है, कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए और बी मर्ज होकर कंपनी सी बनती है। तो कंपनी ए का आईटीसी और कंपनी बी का जो बैलेंस आईटीसी है उसका क्या? या डीमर्जर के केस में एक कंपनी है ए, उसके 2 यूनिट है, तो एक यूनिट और दूसरा यूनिट दोनों अलग अलग हो गए। तो कंपनी ए का टोटल आईटीसी है उसका क्या? ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर सेल अमालगमेशन डीमर्जर का केस है और अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी क्लॉज है तो ही अनयूटिलाइज्ड आईटीसी नई कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कंपनी ए और कंपनी बी का जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, अमालगमेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें अगर स्पेशली बोला है स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी क्लॉज है तो ही कंपनी ए का आईटीसी कंपनी सी को ट्रांसफर होगा, कंपनी बी का आईटीसी कंपनी सी को ट्रांसफर होगा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी क्लॉज, स्पेसिफिक ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी क्लॉज होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट,
ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी फ्रॉम वन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू अनदर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर किसी बंदे के मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एंड उसने हर प्लेस ऑफ बिजनेस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो एक प्लेस ऑफ बिजनेस का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस में यूज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। कैसे? उसको है ना डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02A। फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02A में उसको डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास इतना इतना आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है, वो आईटीसी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। कब करना पड़ेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट, आईटीसी शाल बी ट्रांसफर्ड। जितना मेरे को करना है मैं उतना कर सकता हूं क्या? नहीं, आईटीसी शाल बी ट्रांसफर्ड इन द रेशियो। कौन सा रेशियो? इन द रेशियो वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मेरे पास टोटल 10 लाख का एसेट है और मेरे पास टोटल 3 प्लेस ऑफ बिजनेस है। एक प्लेस ऑफ बिजनेस में 3 लाख के एसेट है, दूसरे प्लेस ऑफ बिजनेस में 5 लाख के एसेट है और तीसरे प्लेस ऑफ बिजनेस में 2 लाख के एसेट है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 3:5:2। अब जिसका अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट जो 5 लाख वाला है, उसके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा है, तो उसको 3 लाख और 2 लाख वाले में ट्रांसफर करना है आईटीसी। तो जितना भी आईटीसी है वो 3:2 के रेशियो में चला जाएगा। समझ में आ गया? रेशियो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल 41A नया आया है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के पहले एक बार इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, registered person shall within 30 days declaration shall file a declaration in form GST ITC 01। क्या डिक्लेरेशन? जैसे ही वो ट्रांसफर आता है आईटीसी का या आईटीसी अवेल करने का टाइम आता है, सेक्शन 18 हो गया, ये सेक्शन 18 रूल 44 की बात हो रही है। सेक्शन 18 में अगर मैं अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी स्पेशल केसेस है, तो अगर मुझे आईटीसी अवेल करना है अंडर सच स्पेशल केसेस, तो मुझे मेरे जो स्टॉक पड़ा है, इनपुट्स या कैपिटल गुड्स जो भी है, वो स्टॉक डिटेल्स मुझे आईटीसी 01 में फर्निश करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज फ्रॉम, अभी केस 1 सेक्शन 18 का फर्स्ट केस ले ले, रजिस्ट्रेशन का। तो जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के विद इन 30 डेज मेरे को डिटेल्स भी सबमिट करनी पड़ेगी आईटीसी 01 में। ठीक है, फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 में मेरे को मेरा इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का जो भी स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक पे जितना आईटीसी है वो सब डिटेल्स देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ एग्रीगेट वैल्यू, अगर मैं सेक्शन 18 में आईटीसी क्लेम कर रहा हूं ना और उस आईटीसी का वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है, तो मुझे वो जो भी डिटेल्स है, मैं जो भी स्टेटमेंट वगैरह फर्निश करूंगा, एवरीथिंग शुड बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, आईटीसी क्लेम शुड बी मोर देन 2 लाख अगर मुझे सर्टिफिकेशन लेना है। अगर लेस देन 2 लाख है तो मुझे सर्टिफिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीसी क्लेम वेरीफाइड। जो भी मैं आईटीसी क्लेम कर रहा हूं, ऐसा है क्या कि मैंने क्लेम किया और मुझे मिल जाएगा? नहीं, पहले अगर मैं आईटीसी क्लेम कर रहा हूं ना, तो पहले वो क्लेम मेरे जीएसटीआर 1 या फिर अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में था, कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूं, तो मेरे जीएसटीआर 4A से वेरीफाई होगा, उसके बाद ही मुझे क्लेम मिलेगा। एंड लास्ट, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मतलब आई एम नो मोर लायबल टू आईटीसी बेनिफिट्स। जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उसके एक दिन पहले मेरे पास कोई भी अगर इनपुट्स, कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा है, उस पे जो भी आईटीसी है वो आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये अपन ने ना रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखा है, अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में। ठीक है, चल एक काम कर, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेना और इसको फटाफट लिख लेना। इसी के साथ अपना आईटीसी चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन पेमेंट ऑफ टैक्स से कंटिन्यू करेंगे। अगेन पेमेंट ऑफ टैक्स छोटा चैप्टर है, ज्यादा लोड है नहीं उसके अंदर भी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर उसको एक बार फटाफट लिख ले। चलो, आदियोस।